किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जो लोग आपकी सफलता पर जलते हैं उन्हें तब तक जलाते रहिए जब तक वो जलकर पूरी तरीके से खाक ना हो जाए। नमस्कार, मैं कोरोना महामारी को बहुत नज़दीकी से देखा है। आप इन्फेक्टेड भी हुए थे, बीएमसी में आप एडमिट भी रहे और आपने कोरोना तक सही मानी है। हमारे मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं, ये सरासर झूठ उन्होंने बोला है। यदि वो कोई बड़े नेता या विधायक या सांसद को फ़ोन लगाए, उसे हमें एडमिट कराना है, तब उसे बड़ी मुश्किल से पलंग दिया जाता है। सही सत्ता गिर जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होते हैं। फिर 28 की जगह फिर 29 तमाम चुनौतियां आपके सामने आई। कई आरोप प्रत्यारोप लगे कि आप भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। वास्तव में एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ जी। मैं एक किसान परिवार से हूँ। ऑफर तो दिए होंगे आपके लिए? ऑफर तो बहुत आए, कौन ना आया मेरे पास ये तो मैं नहीं बता सकता। हर एक प्रकार से कोशिश करिए। तरवर अभी रुक जाओ, अभी शुरुआत है, पहली साल है, अपन आगे देखेंगे। तो अपन निश्चिंत होगा कि भाई सरकार तो 5 साल चलेगी। सागर जो जिला अस्पताल और बीएमसी है वो हमारे बंडा से 30-35 किलोमीटर पड़ जाती है। तो ये बात रखी थी, लेकिन उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि अपन आगे करेंगे, लेकिन आगे जाके सरकार करेगी। सामुदायिक ये स्वास्थ्य केंद्र है हमारे बंडा में और सायगढ़ में। तो एक तो वहाँ पर डॉक्टरों की भी कमी है। उस चीज़ को लेकर बंडा में एक सिविल हॉस्पिटल खोला जाए, तो उस चीज़ के लिए भी मैंने मुख्यमंत्री उसको मैंने नगरीय प्रशासन मंत्री वर्तमान में जो भूपेंद्र सिंह जी हैं उनके समक्ष रखा, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। कितना हो गया सर उनके समक्ष? पीडब्ल्यूडी मंत्री वर्तमान में भार्गव जी हैं, उन्हें लेटर के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन इस वर्ष के लिए 1 भी रुपये का पीडब्ल्यूडी से हमारे बंडा के लिए कोई काम नहीं किया गया। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जो लोग आपकी सफलता पर जलते हैं उन्हें तब तक जलाते रहिए जब तक वो जलकर पूरी तरीके से खाक ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। यह बात उस समय की है जब कोरोना महामारी की लहर चल रही थी और कई हमने अपने परिजनों को खोया। आज हमारे साथ में है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और बंडा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय तरवर सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी आपका भी। सर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि आपने है ना कोरोना महामारी को बहुत नज़दीकी से देखा है। आप इन्फेक्टेड भी हुए थे, बीएमसी में आप एडमिट भी रहे और आपने कोरोना मरीजों को भी वहाँ पर देखा हुआ है। उस समय सर ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की कितनी शॉर्टेज चल रही थी, वो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब जैसे ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर गई तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं प्रभुराम चौधरी जी, किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत नहीं हुई। इसको आप कहाँ तक सही मानेंगे? हमारे मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं, ये सरासर झूठ उन्होंने बोला है, क्योंकि उस समय वास्तव में बहुत से ऐसे हमारे परिवारों के जो अभिन्न अंग थे और जिनकी मौत सिर्फ ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो उपलब्धता ये नहीं कर पाए। उसमें एक मैं जीता जागता उदाहरण, मेरा मित्र जो मौसम खान, उनके पिताजी की जो मृत्यु हुई वो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। मौसम ने कई बार मुझसे संपर्क किया कि विधायक जी हमारे पिताजी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यदि आप कहीं से मदद करा सकते तो करा दो, क्योंकि सरकारी अस्पताल में कहीं भी पलंग खाली नहीं थे। तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पिता को एडमिट किया था। लेकिन मैंने भी कई बार प्रयास किया, जिला सीओ से बात करी इस संबंध में कि भाई 1 भी सिलेंडर यदि आप दिला दें तो हमारे मित्र के पिता की जान बचे, लेकिन ये नहीं हो पाया मेरे प्रयास के बावजूद भी। और बीएमसी में जितने भी मरीज एडमिट होते थे, एक तो वहाँ जगह नहीं थी। यदि कोई भी
बीमार है व्यक्ति, जैसे कोरोना है, यदि वो कोई बड़े नेता या विधायक या सांसद को फ़ोन लगाए कि भाई हमारे भाई को या हमारे पिता को या हमारी बहन या माता किसी को भी जो पेशेंट है कोरोना का, उसे हमें एडमिट कराना है, तब उसे बड़ी मुश्किल से पलंग दिया जाता था। लेकिन वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऐसे हमारे बंडा नगर के और ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे सैकड़ों लोग जो ख़त्म हो चुके। मतलब आपने प्रैक्टिकली ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुए, जिनकी मौत हुई उनको देखा या नहीं। अब सर हम दूसरी बात करते हैं कि अगर हम बात करें जैसे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और ये उस समय पर सरकार गिरी जब कोरोना महामारी की पहली लहर चल रही थी और जनता सबसे ज़्यादा अपेक्षा रख रही थी सरकार से कि वो उनकी मदद करेगी। ऐसे में कांग्रेस की सत्ता गिर जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होते हैं, फिर 28 की जगह फिर 29 सीटें हो जाती हैं। दमोह से राहुल लोधी भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। उस टाइम पे सर तमाम चुनौतियां आपके सामने आई, कई आरोप प्रत्यारोप लगे कि आप भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आप बंडा विधानसभा के क्षेत्र के जिम्मेदार विधायक हैं, इन सब आरोप प्रत्यारोपों को लगने के बाद भी आपको अपने क्षेत्र में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है और किस प्रकार आप कांग्रेस की पार्टी में सत्ताहीन रहे? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं वास्तव में एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूं। मैं एक किसान परिवार से हूं और गांव से हूं, और वहाँ पे जो हमारे जो देश की जो संस्कृति, जो परंपरा, जो धार्मिक, जो एक मतलब इन सारी चीज़ों का वास होता है गांव में, और मैं वहाँ से निकला। और इसमें मैं ये मानता हूँ कि बंडा विधानसभा की जो जनता ने जो मुझे एक मतलब चुनाव में जो एक जीत हासिल कराई, मतलब वो एक इतिहास बन गया। मतलब आज तक कोई भी चुनाव बंडा विधानसभा का शुरू से लेके आज तक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ कि हर एक वर्ग ने सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस के लिए और मेरे लिए की। अब इसके बाद अगर मैं क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी करता या मतलब पार्टी छोड़ के, ऑफर तो आए होंगे, सही कर ऑफर तो दिए होंगे आपके लिए? ऑफर तो बहुत आए, अब कौन ना आया मेरे पास ये तो मैं नहीं बता सकता। हर एक प्रकार से कोशिश करी गई, लेकिन मेरा हर बार यही कहना था कि मैं अपने क्षेत्र की जनता से धोखा नहीं कर सकता। अब सर बंडा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास के मुद्दे को भी लेकर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों में आप प्रयासरत हैं विकास के लिए, और किन किन मुद्दों पे आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आवेदन दिए हैं और उन्होंने किस तरीके से आपकी मतलब आपकी विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए मदद की या नहीं की? अब जैसे ही मैं विधायक बना और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनी, तो एक मन में एक खुशहाली भी थी कि पहली बार ही मैं विधायक बना और सरकार में बना। तो मेरी जो सोच थी कि मैं अपने बंडा विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे विकास के कार्य करूं जो अभी तक नहीं हुए। और मैंने शुरुआती दौर में माननीय कमलनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनके सामने बातें रखी, तो उन्होंने कहा कि तरवर अभी रुक जाओ, अभी शुरुआत है, पहली साल है, अपन आगे देखेंगे। तो अपन निश्चिंत होगा कि भाई सरकार तो 5 साल चलेगी। तो अपन ने उस पहली साल में अपन ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी कि अपन आगे देखेंगे। लेकिन आगे जाके ये मैं बात करूं कि पहली साल में भी आपने क्या मुद्दा रखा उनके सामने? पहली साल में जैसा कि ये सिविल हॉस्पिटल वाली बात है, जो उस समय मैंने कमलनाथ जी के समक्ष रखी थी कि हमारे यहाँ सागर जो जिला अस्पताल और BMC है वो हमारे
बंडा से 30-35 किलोमीटर पड़ जाती है। तो ये बात रखी थी, लेकिन उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि अपन आगे करेंगे, लेकिन आगे जाके सरकार करेगी। बंडा विधानसभा को लेकर सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल, जैसे अभी सामुदायिक ये स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे बंडा में और सायगढ़ में, तो एक तो वहाँ पर डॉक्टरों की भी कमी है। मतलब जैसे 7-8 डॉक्टर उसमें होना चाहिए, तो मुश्किल से 2 या 3 डॉक्टर, जिससे जो मरीज वगैरह उनका तरीके से इलाज भी नहीं हो पाता दोनों जगह। तो उस चीज़ को लेकर बंडा में एक सिविल हॉस्पिटल खोला जाए, तो उस चीज़ के लिए भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष जनवरी में विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय बात रखी थी और लेटर भी दिया था कि हमारे बंडा के लिए सिविल हॉस्पिटल दी जाए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सिविल हॉस्पिटल के अलावा और कौन सा मुद्दा है सर? और एक बंडा नगर में पेयजल की भी बड़ी समस्या बनती है, क्योंकि अभी जो शहर नगर के लिए जो पानी सप्लाई होता है वो नदी से होता है, और नदी फरवरी मार्च में सूख जाती है। तो ये भी बड़ी समस्या है। उसको मैंने नगरीय प्रशासन मंत्री वर्तमान में जो भूपेंद्र सिंह जी हैं उनके समक्ष रखा, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। कितना हो गया सर उनके समक्ष रखे ये बात? वो भी उसी समय जनवरी में मैंने ये बात रखी थी उनके समक्ष, लेटर भी दिया था, हाँ, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करेगी। और हमारे विधानसभा में बहुत से ऐसे गांव हैं, जैसे अब्दापुर, तारोली, रामपुर, टपरियाँ, हमारे यहाँ कलरव पंचायत में गणेशपुरा गांव है, और भी ऐसे 8-10 ऐसे ग्राम हैं जहाँ पर आने जाने के लिए जो 2-3 किलोमीटर उनका आने जाने का जो रास्ता है वो कच्चा है अभी तक। और उसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी मंत्री वर्तमान में भार्गव जी हैं, उन्हें लेटर के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन इस वर्ष के लिए 1 भी रुपये का पीडब्ल्यूडी से हमारे बंडा के लिए कोई काम नहीं दिया गया। इस वर्ष 1 रुपये का भी नहीं हुआ? 1 रुपये का नहीं। और भी गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज के लिए भी हमने लेटर के माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराया था कि हमारे बंडा में गर्ल्स हॉस्टल मतलब गर्ल्स कॉलेज, लेकिन किसी भी प्रकार से जो भाजपा की सरकार बनी बैठी है वो किसी भी प्रकार से, जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पे कोई विकास से संबंधित कोई काम देने को तैयार नहीं है। अभी एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी जब ये कोरोना महामारी चल रही थी तो उस समय जब ये ऑक्सीजन वाली बात, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे विधानसभा को जो आप अपने यहाँ ले जा रहे हो उतने हमारे यहाँ, क्योंकि स्वास्थ्य में तो कोई सत्ता और विपक्ष का कोई वो नहीं रहता है, तो उस समय भार्गव जी ने खुद मतलब अपने मोबाइल के माध्यम से एक हमारे यहाँ के एक करई गांव का लड़का है, उससे सीधा वक्तव्य मतलब दिया था कि जब आपने कांग्रेस का विधायक चुना है तो भक्तों, वो ऑडियो काफ़ी वायरल हुई तरीके से, जबकि वो हमारे ज़िले के कोविड को लेकर प्रभारी थे और ऐसा वक्तव्य दिया। तो मतलब प्रहलाद पटेल जब कोई नाम लिया गया, तो मतलब सरकार की और सरकार के मंत्रियों की अलग से मंशा समझ में आ जाती है कि ये किस नज़र से जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं वो कैसे देखते हैं। और इसमें सर एक और है ना मुद्दा समझ में आ रहा है कि किसी नहर में है ना किसानों को बड़ी परेशानी है, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, क्या मैटर है सर? ये हमारा बंडा बृहद जो परियोजना है ये उल्लन ग्राम के पास बनाया जा रहा है। उसमें किसानों को उचित मुआवजा और उनका जो गांव रूप क्षेत्र में आ रहे हैं उनका उचित विस्थापन नहीं किया जा रहा। किसान परेशान हैं, कई बार मंत्रियों के पास और सीएम से भी मतलब, और विधानसभा भी मैंने बात रखी है कि भाई वहाँ जब वहाँ के किसानों की ज़मीन डूब क्षेत्र में आ रही है और उनके मतलब घर भी आ रहे हैं, गांव भी आ रहे हैं, तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन उस चीज़ पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं और किसानों को सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रही है। और सर मैं आगे की बात करूं कि अगर मैं नगर निकाय चुनाव की बात करूं मध्य प्रदेश में होने वाले, और कहा भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव होंगे वो 2023 की विधानसभा चुनाव का एक रोड मैप तैयार करेगा। और जैसे बंडा विधानसभा में नगर परिषद लगती है,
तो आपको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं नगर परिषद? अब नगर परिषद का जो सामने चुनाव आ रहा है, अभी तक तो मान के चलो कि 15 वर्ष हमारे बंडा में और सायगढ़ में भाजपा का नगर पंचायत अध्यक्ष बनता रहा, क्योंकि ऐसी सीट शुरू से है और इसमें भी बदलाव नहीं किया गया। लेकिन इस बार क्योंकि कांग्रेस से मैं विधायक हूँ और मेरी पूरी ऐसी तैयारी है, पूरा प्रयास है अभी शहर और ग्रामीण को लेके संबंध में जो आगामी चुनाव है संगठन में कैसा विस्तार करना है, उस चीज़ को लेकर बैठकें भी हो गई, सायगढ़ में भी हो गई, हमारे बंडा में भी हो गई। और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मतलब ऐसा हम लोगों को दिख रहा है कि अब की बार हम लोग दोनों जगह अपना अध्यक्ष बैठाएंगे। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव, इसमें अब ये डायरेक्टली यदि जनता से चुनाव हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें जो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव किया जा रहा है अब इसमें पार्षदों के माध्यम से होगा। उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव, मतलब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए अभी नगर निकाय के, उसमें जैसा माहौल बना, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी हो सकता है वैसा माहौल? नहीं, बिल्कुल। आज की जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति जो उनकी बन चुकी है वो ठीक नहीं है। उन्हें सिर्फ कुर्सी दिख रही है, उनको ना जनता के विकास से मतलब है, न जनता की समस्या से। उन्हें तो सिर्फ कुर्सी से मतलब है, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना काल में देख लिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे बंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय तरवर सिंह जी। आज बंडा क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।